बीरबल और दरबार में आया दोगला साधु। शाही दरबार में उस दिन कुछ खास नहीं था, बस वही पुराने मंत्री, वही मुद्दे और वही उबाऊ शिकायतें। लेकिन बीरबल की आंखों में एक अलग सी चमक थी। शायद उन्हें कुछ असामान्य सूंघ गया था, क्योंकि बीरबल की नाक सिर्फ खुशबू ही नहीं, चालबाजी भी पहचानती थी। अचानक महल के द्वार पर ढोलक की थाप और शंखनाद गूंजा। दो सिपाही दरवाजा खोलते हैं और भीतर आता है एक साधु। भगवा वस्त्र, लंबी जटा, माथे पर भस्म और दोनों कंधों पर एक एक कबूतर। बादशाह सलामत। वह साधु दहाड़ता है, आपके दरबार में आज मैं सत्य की परीक्षा लेने आया हूँ। बादशाह अकबर ने एक भौं ऊपर उठाई और दूसरी नीचे। सत्य की परीक्षा। हमारे दरबार में उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, जो पहले ही साधु को स्कैन कर रहे थे, जैसे वह किसी पुरानी किताब का फटा पन्ना हो। आपका नाम क्या है? साधु महाराज, अकबर ने पूछा। मैं हूँ बाबा दोमुखानंद, एक ही शरीर में दो रूपों वाला साधु, वह बोला। बीरबल फुसफुसाए, दोगला नाम बहुत सही रखा है इसने। बाबा दोमुखानंद ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। मैं एक साथ सत्य भी हूँ और भ्रम भी। बाएं हाथ से इशारा किया। मैं त्याग भी हूँ और संग्रह भी। क्या कहने? बीरबल ताली बजाते हुए बोले, मतलब आप व्हाट्सएप का स्टेटस हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बाबा मुस्कराया, लेकिन फिर गंभीर हो गया। मैं यहाँ एक पहेली लाया हूँ। जो इसे सुलझाएगा वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। कहो बाबा, तुम्हारी पहेली क्या है? अकबर ने पूछा। बाबा ने अपनी झोली से 3 छोटी छोटी पोटलियां निकाली, एक में चावल, एक में नमक और एक में बालू। इन तीनों पोटलियों को देखो, बाबा बोला। तीनों एक जैसे वजन की हैं, लेकिन इनमें से एक का प्रयोग जीवन बचाता है, एक का प्रयोग जीवन स्वादिष्ट बनाता है और एक का कोई उपयोग नहीं। बिना पोटली खोले केवल इन्हें छूकर बताओ कौन सी है। बादशाह ने सिपाहियों को आदेश दिया, पोटलियां दरबार में घुमाओ। सभी दरबारी बारी बारी से पोटलियां छूने लगे। सबने अपने अपने विचार रखे। कोई कहता ये बालू है, हल्की है। कोई कहता नमक, थोड़ी चिकनी होती है। लेकिन किसी का उत्तर सही नहीं लगता था। फिर बारी आई बीरबल की। बीरबल मुस्कराए, तीनों पोटलियों को हाथ में उठाया, थोड़ा थोड़ा हिलाया, फिर बोले, बाबा, पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो, बाबा ने कहा। अगर इन तीनों को कोई नहीं पहचान सका तो आप क्या करेंगे? बाबा ने जवाब दिया, मैं दरबार छोड़ दूंगा और समझूंगा कि यहाँ कोई ज्ञानी नहीं। और अगर मैं पहचान गया? बीरबल ने पूछा। तो मैं आपके चरणों में बैठकर ज्ञान लूंगा, बाबा बोला। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, बादशाह सलामत, पहली पोटली चावल की है, दूसरी नमक की और तीसरी बालू की। कैसे? बाबा चौंका। बीरबल मुस्कराए, चावल हिलाने पर धीमा सा खड़कता है, नमक का रगड़ थोड़ा चिकना होता है और बालू सबसे ज्यादा खुरदुरी लगती है। बाबा दोमुखानंद थोड़ा कांप गया। आपको कैसे पता? वह बुदबुदाया। बीरबल उठ खड़े हुए। अब मेरी बारी एक प्रश्न पूछने की है, बाबा। बादशाह अकबर भी सीधे बैठ गए। अब खेल शुरू हो रहा था। आप जब आए थे, बीरबल बोले, तो आपने कहा था मैं भ्रम भी हूं और सत्य भी, त्याग भी हूं और संग्रह भी। सवाल ये है, आप खुद कौन हैं, एक साधु या कोई और? बाबा की आंखों में घबराहट दौड़ गई। बीरबल आगे बोले, आपकी दाढ़ी नकली है, भस्म असली नहीं, आटे की है। और वो दोनों कबूतर जाली के पिंजरे से निकले हैं, जिनका पता मैं पहचानता हूं, मोहल्ला शेखपुरा का बाजार। दरबार सन्न हो गया। बादशाह बोले, क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने साधु की जटा को खींचा, नकली बालों का गुच्छा नीचे गिर पड़ा। ये साधु नहीं,
बल्कि चोरों के गिरोह का सरगना है। हर दरबार में अलग नाम से जाकर पहेलियां देता है और लोगों के जवाब के बदले उन्हें इनाम के तौर पर बहलाकर बाहर ले जाता है, फिर लूटता है। बाबा अब बाबा नहीं रहा, वह अब भोंपूलाल डाकू था। सिपाही उसे पकड़ने बढ़े, लेकिन तभी बाबा ने अपनी कमर से धुआं फेंकने वाला एक चमकता हुआ पाउच निकालकर जमीन पर फेंका। धुआं उठा, भीड़ में भगदड़ मच गई और बाबा हवा में छलांग मारकर दरबार से बाहर भाग निकला। बीरबल ने ताली पीटी, वही हुआ जिसका डर था। यह दोगला साधु अब दोगला डाकू बन गया। अकबर भौंचक, तो अब? बीरबल बोले, अब मुझे 1 हफ्ते दीजिए। अगर 7 दिनों में उसे वापस न लाया तो मैं अपने कान के बाल खुद ही उखाड़ दूंगा। अकबर बोले, तब तक दरबार का नमक तुम पर उधार रहा। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। बीरबल और शाही मिर्चों का विद्रोह। बाबा दोमुखानंद उर्फ भोंपूलाल डाकू धुएं की आड़ में भाग चुका था, लेकिन बीरबल की आंखों की चमक और गाल की मुस्कुराहट ने इशारा कर दिया था कि यह खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। अकबर ने बीरबल को 7 दिनों का समय दिया था, लेकिन बादशाह को बीरबल की क्षमता पर इतना यकीन था कि उन्होंने पहले ही महल के मुख्य रसोइये से कह दिया, बीरबल जब भोंपूलाल को पकड़ लाएं, उस दिन शाही लड्डू में हीरे मत डालना। बीरबल को सिर्फ गुड़ और बुद्धि पसंद है। पहला दिन, मिर्ची की महक और मजबूत योजना। बीरबल सीधे शाही रसोईघर पहुंचे। यहाँ क्यों? बीरबल जी, दरबारी रसोइया झल्लाया, कोई चोरी का मामला है तो कोतवाल से कहिए, हमें कढ़ाई से मतलब है। यही तो बात है, बीरबल बोले, भोंपूलाल पकड़ा नहीं जाएगा तलवार से, उसे पकड़ा जाएगा तवे पर। बीरबल ने रसोइये से 15 किलो हरी मिर्च, 5 किलो सूखी लाल मिर्च और 1 कटोरी शाही झुनझुना मिर्च मंगवाई। यह मिर्च इतनी तीखी थी कि खाने वाला 3 घंटे तक झपट्टा मारता रहता। इन मिर्चों का क्या करेंगे? रसोइये ने पूछा। बीरबल मुस्कराए, विद्रोह करवाऊंगा। मिर्चों से विद्रोह? रसोइया उलझ गया। दूसरा दिन, शेखपुरा का भेष। बीरबल अब साधु नहीं थे, नहीं मंत्री। वे अब बन चुके थे फतेह खां मिर्ची वाला, जो शेखपुरा के मशहूर मसालों की दुकान चलाता था। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। दुकान के आगे बोर्ड लगवाया, खाओ ऐसी मिर्च जो चोर को भी नेक बना दे। उन्होंने दुकान में वो स्पेशल झुनझुना मिर्च रख दी। किसी को शक न हो, इसलिए मुफ्त में मिर्ची चखाने का ऐलान कर दिया। तीसरा और चौथा दिन, स्वाद और शिकार। लोग आए, मिर्च चखी, जलते मुंह के साथ खूब गालियां दी और फिर दूसरे दिन दोबारा आए। यह मिर्च नशे की तरह थी, तीखी लेकिन मोहक। बीरबल के आदमी गांव भर में खबर फैलाने लगे, शेखपुरा में एक दुकान है जहां से मसालों की महक से ही चोरी करने का मन बदल जाता है। इसी बीच बीरबल ने एक छोटा सा नाटक रचा। दुकान पर एक युवक आया, उसका नाम था कालू। वह गांव का नटवरलाल टाइप कलाकार था। बीरबल ने उसे चुपचाप समझाया, तू मेरी दुकान पर चोरी करने आ, लेकिन नकली चोरी। कालू समझ गया। 5वां दिन, नकली चोरी और असली चोर। रात में कालू ने दुकान में सेंध मारी, भीड़ इकट्ठी हुई, लोग चिल्लाए, लेकिन तभी दुकान में से एक और व्यक्ति निकला, कोई नकाबपोश। बीरबल छुपकर देख रहे थे। नकाबपोश को देखकर कालू चौंका, लेकिन फिर भी चुप रहा। बीरबल ने एक और नाटक किया, नकाबपोश की तरफ कुछ नकली सिक्के उछाले। वो लालच में सिक्के बटोरने लगा। तभी बीरबल ने जोर से आवाज दी, भोंपूलाल, मिर्च अब भी बाकी है। चोर के हाथ कांपने लगे, लेकिन इससे पहले कि लोग उसे पकड़ते, वह फिर भाग गया। पीछे छोड़ गया एक मिर्ची लगी जली हुई चप्पल, जो सीधी बीरबल के हाथ लगी। छठा दिन, चप्पल की गवाही। बीरबल ने चप्पल को सूंघा, नहीं, वह कोई जानवर नहीं थे,
लेकिन बीरबल के पास ऐसी नाक थी जो चप्पल की महक से मोहल्ला पहचान सकती थी। ये चप्पल नक्कार खाने की गली के चमड़े से बनी है। इसे बनाता है शेख अंसारी, बीरबल बोले। वह सीधे शेख अंसारी के पास पहुंचे। ये चप्पल किसके लिए बनाई थी? बीरबल ने पूछा। शेख ने कहा, ये तो मैंने 10 दिन पहले एक फकीर के लिए बनाई थी। वो अजीब आदमी था, कभी खुद को बाबा कहता, कभी पहलवान। 2 अलग अलग आवाजों में बोलता था। 2 आवाजें। बीरबल मुस्कराए, यानी हमारा दोगला साधु। 7वां दिन विद्रोह और गिरफ्तारी। बीरबल ने अपने लोगों के साथ पूरा जाल बिछाया। उन्होंने झुनझुना मिर्च की एक खास पार्टी रखवाई और उसके प्रचार के लिए मुनादी करवाई, आज रात दर्द का दरबार खुलेगा। जो सबसे तीखी मिर्च खाएगा उसे मिलेगा सोने की थाली। भोंपूलाल का लालच और आदत उसे रोक नहीं पाए। वह आया एक नकली मुसद्दी के भेष में। मंच पर आकर जैसे ही उसने मिर्च मुंह में डाली, उसकी आंखों से आंसू, मुंह से शेर निकले। जवानी गई तो क्या हुआ, मिर्च तो अब भी जलती है। बीवी रूठे तो सह लेंगे, पर मिर्च, ओह माई गॉड। भीड़ हंस रही थी, लेकिन बीरबल अब तैयार थे। बीरबल मंच पर गए और बोले, बादशाह सलामत के आदेश से आपको हिरासत में लिया जाता है, बाबा। भोंपूलाल चौंका, लेकिन फिर खिलखिलाया, बीरबल, मिर्च से पकड़ने की चाल कमाल है। लेकिन ये जान लो मैं अकेला नहीं हूं। बीरबल ठिठक गए। भोंपूलाल ने चिल्लाकर कहा, मेरे पीछे दरबार में कई और चेहरों पर नकाब हैं, जिनकी आंखें अकबर के सिंहासन पर हैं। भीड़ सन्न। कौन है वो? बीरबल ने पूछा। भोंपूलाल मुस्कराया, मेरी जुबान तभी खुलेगी जब मुझे बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले मेरी एक आखिरी मिर्च चाहिए। बीरबल ने उसे झुनझुना मिर्च दी। उसने मिर्च खाई और बेसुध होकर गिर पड़ा। मिर्च थी या साजिश? रसोइया बोला। बीरबल बोले, अब जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब के साथ बहुत से राज भी खुलेंगे। भोंपूलाल को बंधक बनाकर बीरबल उसे शाही दरबार की ओर लेकर चले, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब वो आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि चिंता थी। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? अब तो तुम जीत गए। बीरबल बोले, बादशाह सलामत, जो साधु हमें छल गया वह अकेला नहीं था। अब शक मेरे अपने दरबारियों पर है। अगर वो नाम बताने से पहले मर गया तो समझिए हम सब मिर्च की आग में जलने वाले हैं। भोंपूलाल उर्फ दोगला साधु अब शाही पहरेदारों की गिरफ्त में था। उसका चेहरा झुलसा हुआ नहीं, मगर मिर्ची के असर से लथपथ जरूर था। बीरबल ने उसकी गिनती की सांसों के बीच गहराई से झांकते हुए बादशाह अकबर से कहा, बादशाह सलामत, ये आदमी सिर्फ चोर नहीं है, ये भरोसे का सौदागर भी है, झूठा सौदागर। और भरोसे के बाजार में सबसे बड़ी चोरी भरोसे की होती है। बादशाह ने सिर हिलाया, हमें उसके पीछे के नाम चाहिए बीरबल। वह गुनहगार तो है ही, लेकिन वो अकेला नहीं। भोंपूलाल अब होश में आया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी हंसी फैल चुकी थी। कहो भोंपूलाल, बीरबल बोले, अब सच बोलने का समय है। भोंपूलाल हंसते हुए बोला, बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। लेकिन पहले मेरे 3 सवालों का उत्तर दो, और उत्तर भी वही चाहिए जो बीरबल ही दे सकता है। दरबार सन्न था। बादशाह बोले, पूछो, लेकिन अगर तुम चालाकी करोगे तो अगली मिर्च तुम्हारी नाक में डाल दी जाएगी। भोंपूलाल मुस्कराया, पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो हर दिन घटती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती? बीरबल बिना झिझके बोले, उम्र। दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो इंसान खुद बनाता है लेकिन सबसे ज्यादा डरता है? बीरबल बोले, झूठ। और तीसरा?
सबसे कठिन वो कौन सी चीज है जो दरबार में हर रोज आती है लेकिन पहचानी नहीं जाती? बीरबल मुस्कराए, साजिश। भोंपूलाल एक पल चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखें झुक गईं। उसने कहा, बीरबल, तुमने हर बार मुझे मात दी है। अब मैं तुम्हारे हाथों खुद को सौंपता हूं। और नाम? बीरबल ने पूछा। भोंपूलाल बोला, नाम मैं दूंगा, लेकिन अकेले में, सिर्फ बीरबल को। बादशाह ने इशारा किया और भोंपूलाल को बीरबल के साथ शाही कोठरी में ले जाया गया। 20 मिनट बाद बीरबल बाहर निकले, चेहरे पर गंभीरता। बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या उसने नाम बताए? बीरबल धीरे बोले, जी हां, और उनमें से एक नाम हमारे दरबार में बैठता है। क्या? दरबारियों के बीच खलबली मच गई। बीरबल ने इशारे से पहरेदारों को बुलाया और भोंपूलाल को वापस लाने को कहा, लेकिन जब कोठरी का दरवाजा खुला, वहां सिर्फ भोंपूलाल की मिर्च से जली हुई पगड़ी मिली। भोंपूलाल गायब था। बीरबल ने जोर से कहा, साजिश अपनी जगह पर है, लेकिन अब मैं भी तैयार हूं। बादशाह चिंतित हो गए, क्या वह नाम बता गया? बीरबल ने उनकी ओर देखा और धीरे से मुस्कराया, हुकूमत की असली ताकत नाम में नहीं, नाम के पीछे की सोच में होती है। भोंपूलाल गया, लेकिन जो उसने छोड़ा है वह है साजिश की पहचान। अब वो चाहे जो भी रूप धारण करे, वह मेरे जाल से नहीं बच सकेगा। अकबर बोले, तुमने एक चोर नहीं, एक पूरी चाल पकड़ी है, बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया, बादशाह सलामत, बुद्धि तलवार नहीं, लेकिन उससे तेज है, और मैंने अब उस तलवार को म्यान से बाहर निकाल दिया है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भोंपूलाल अब भागा जरूर था, पर पीछे छोड़ गया था बीरबल की चालों की नींद पर एक नई लड़ाई, साजिश बनाम समझदारी। कहानी समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और एक घमंडी पंडित। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक पंडित पहुंचा, लंबा चोगा, माथे पर चंदन का तिलक और हाथों में एक भारी पोथी। पंडित का नाम था त्रिलोकनाथ वाचस्पति, लेकिन नाम से बड़ा था उसका घमंड। वह जिस नगर से आया था, वहां उसका रौब किसी राजा से कम नहीं था। लोग उसे दूर से देखकर ही सिर झुका लेते, क्योंकि कहते थे कि उसने तीनों वेदों को एक ही सांस में पढ़ डाला था और चौथे को टाइम वेस्ट बताकर छोड़ दिया था। पंडित त्रिलोकनाथ ने दरबार में प्रवेश करते ही एक ऊंची सी आवाज में घोषणा की, जहां पनाह, मैं ब्रह्मा ज्ञान का भंडार हूं, मुझे परखिए। कोई हो इस दरबार में जो मुझे तर्क में हराकर दिखाए। अकबर मुस्कराए, उन्हें ऐसे ही मनोरंजन की तलाश थी। बोले, हमारे पास एक ही उत्तर है ऐसे प्रश्नों के लिए, बीरबल। बीरबल मुस्कराते हुए दरबार में आए, हाथ में कुछ नहीं, चेहरे पर वही पुरानी शांति। पंडित ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या ये आदमी मेरा सामना करेगा? उसने पूछा। नहीं, बीरबल बोले, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि के छिद्र गिनने आया हूं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन पंडित का माथा तन गया। उसने बीरबल को एक गहरी नजर से देखा और बोला, अच्छा, तो चलो एक एक कर ज्ञान की परीक्षा हो जाए। पहला प्रश्न, शब्दों का भ्रम। पंडित ने पूछा, ऐसा कौन सा शब्द है जो बोलने में मीठा लगे, सुनने में मधुर लगे, पर उसका अर्थ केवल दुख दे? बीरबल मुस्कराए, बोले, कल। कल? पंडित चौंका। हाँ, बीरबल बोले, कल सब ठीक हो जाएगा, कल खुशियां आएंगी, कल हम मिलेंगे। पर जब कल आता है तो वो आज बन चुका होता है और फिर अगला कल पीछे खिसक जाता है। सबसे बड़ा भ्रम है कल। दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित की त्योरियां चढ़ गईं। दूसरा प्रश्न, मौन का मूल्य। अब पंडित ने चालाकी से पूछा,
अगर ज्ञान का मूल मौन है तो जो बोले वो कैसे ज्ञानी हुआ? बीरबल बोले, जो चुप रहता है वो ज्ञानी हो सकता है, लेकिन जो सही वक्त पर चुप्पी तोड़े वही बीरबल कहलाता है। दरबार में कुछ देर सन्नाटा छाया, फिर ठहाके गूंज उठे। पंडित अब असहज हो गया। उसकी गर्दन हिली पर शब्द नहीं निकले। तीसरा प्रश्न, धर्म किसका? पंडित ने झुंझलाकर पूछा। धर्म किसका होता है, राजा का या प्रजा का? बीरबल बोले, धर्म न राजा का होता है न प्रजा का। धर्म केवल कर्तव्य का होता है। राजा अगर न्याय न करे तो वो अधर्मी है, और प्रजा अगर ईमानदारी न रखे तो वो भी अधर्मी। धर्म का मतलब है किसी को देखकर नहीं, अपने भीतर देखकर चलना। बादशाह ने उंगलियां थपथपाईं, जैसे न्याय का पलड़ा एक ओर झुकने लगा हो। अब पंडित ने कहा, मैं हार नहीं मानता। मेरे पास अब प्रश्न नहीं, केवल शर्त है। पंडित गरजा। क्या शर्त? बीरबल ने पूछा। मैं पूरे शहर में घूमूंगा और ऐसे 5 लोगों को खोज लाऊंगा जो मुझे श्रेष्ठ मानते हों। यदि तुम उन्हें मेरे सामने झुका सको तो मैं मान लूंगा तुम ज्ञानी हो। अकबर बोले, स्वीकृत है, लेकिन समय सीमा होगी 3 दिन। बीरबल बोले, और मैं केवल 1 दिन में लाऊंगा 5 ऐसे लोग जो तुम्हें झुकाएंगे। अगले दिन की शुरुआत। सुबह बीरबल शहर में निकल पड़े। पहले गए एक हलवाई की दुकान पर। तुम्हें कुछ चाहिए? हलवाई ने पूछा। हाँ, बीरबल बोले, क्या तुम किसी को श्रेष्ठ मानते हो? हाँ, जो मिठाई खाकर पैसा भी दे और तारीफ भी करे वो श्रेष्ठ। बस तुम मेरे साथ चलो। फिर वे एक मोची के पास गए। मोची बोला, मेरे लिए वो श्रेष्ठ है जो अपने जूते खुद उतार कर मेरे पास रखता है और घमंड नहीं करता। बीरबल बोले, तुम भी चलो। फिर वे पहुंचे नगर की पाठशाला में। एक छोटा बालक बैठा था, उस पर कुछ लिख रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए कोई बड़ा है? बालक बोला, जो मेरी गलती को गुस्से से नहीं, समझदारी से ठीक करे वो बड़ा है। बीरबल मुस्कराए, तुम भी चलो। फिर गए एक बूढ़ी दादी के पास। बेटा, मेरे लिए वो श्रेष्ठ है जो खुद खाकर न खाए जब तक मुझे न खिला दे। आप भी साथ चलिए। और अंत में बीरबल एक ऊंट के पास रुके। उस पर एक चरवाहा बैठा था। तुम किसे श्रेष्ठ मानते हो? चरवाहा बोला, जिसकी सवारी करने के बाद ऊंट भी थक न जाए। बीरबल हंसे। बोले, चलो आज तुम्हारी सवारी दरबार में होगी। दरबार में 5 श्रेष्ठ। पंडित सबको देखकर हंसा, ये मुझे श्रेष्ठ मानेंगे? बीरबल बोले, नहीं, ये तुम्हारे उस घमंड को झुकाएंगे जो ज्ञान के नाम पर बोझ बन चुका है। बीरबल ने सभी 5 से एक एक कर पंडित से सवाल करवाए। हर सवाल साधारण लेकिन इतना सटीक कि पंडित का सिर झुकता चला गया। हलवाई ने पूछा, आपके ज्ञान का क्या उपयोग अगर आप किसी भूखे को मिठाई की मिठास न समझा सकें? मोची बोला, अगर आपका जूता फटा हो और आप खुद ठीक न कर सको तो क्या आपकी पोथी उसे सिल देगी? बालक बोला, अगर आप मुझे डांटेंगे तो क्या मैं पढ़ाई से प्यार करने लगूंगा? दादी ने कहा, आपके श्लोक मेरे पेट को रोटी नहीं बना सकते बेटा। चरवाहा बोला, ऊंट को भी गरिमा चाहिए। उस पर बैठकर अगर आप उसे पीटते रहेंगे तो ज्ञान से पहले ऊंट भाग जाएगा। पंडित अब चुप था। बीरबल बोले, शब्दों से नहीं, व्यवहार से परखा जाता है ज्ञान। और जहां घमंड है वहां ज्ञान नहीं, केवल शोर होता है। दरबार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। लेकिन ठीक तभी पंडित अचानक खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, अब तक मैंने जिसे घमंड कहा शायद वो मेरी अज्ञानता थी, लेकिन अभी भी एक ऐसी बात है जो तुम नहीं जानते,
और अगर उसे जान लोगे तो पूरा दरबार सन्न रह जाएगा। अकबर चौंके। बीरबल ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या बात है वो? अकबर ने पूछा। पंडित ने पोथी खोलकर उसमें से एक सुनहरा पन्ना निकाला जिस पर कुछ लिखा था संस्कृत में। वो बोला, इस ग्रंथ में ऐसी बात है जो तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकती है, लेकिन अगर मैं इसे अभी कह दूं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। बीरबल मुस्कराए, लेकिन भीतर चौंके। बीरबल और वेद की गुप्त भाषा, जहां एक श्लोक खोलता है ऐसा रहस्य जो दरबार को दो हिस्सों में बांट देता है। पंडित त्रिलोकनाथ के हाथ में वह सुनहरा पन्ना था और उसकी आंखों में फिर वही घमंड की चमक लौट आई थी, बस इस बार उसमें डर की एक महीन परत भी थी। बादशाह अकबर बोले, पंडित जी, अगर उस श्लोक में ऐसी कोई बात है जिससे दरबार सन्न हो जाएगा तो उसे अभी बताइए। पंडित बोला, जहां पनाह, यह श्लोक केवल एक विशेष व्यक्ति द्वारा ही पढ़ा जा सकता है और वह व्यक्ति ब्राह्मण कुल का हो, संस्कृत का ज्ञाता हो। और वह बीरबल की तरफ देखते हुए बोला, राजसी खून का न हो। बीरबल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका मतलब है मैं इसे नहीं पढ़ सकता? आपका कुल और काम दोनों इस ज्ञान के लिए अयोग्य हैं, पंडित ने तंज कसते हुए कहा। अकबर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर इशारा किया कि उन्हें रोक दिया जाए। तो क्या यह श्लोक सिर्फ आपको समझ आता है? बीरबल ने पूछा। नहीं, पंडित बोला, मुझे और मेरे गुरु को। और इस दरबार में उस ज्ञान का कोई अर्थ तब तक नहीं है जब तक आप उसकी गहराई न समझें। बीरबल एक क्षण के लिए चुप हुए। फिर उन्होंने एक दूत को बुलाया और कहा, मेरे घर से वह नीली पोथी लाओ जो रेशमी कपड़े में लिपटी है। कुछ ही समय में पोथी दरबार में लाई गई। बीरबल ने कहा, इसमें ऐसी भाषाएं और शास्त्र हैं जिन्हें सिर्फ एक निरीह व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि उनमें घमंड की जगह समझदारी है। पंडित ने हंसते हुए कहा, पुस्तक युद्ध नहीं जिताती, ज्ञान जिताता है। बीरबल बोले, तो चलिए युद्ध सही। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। यदि आपने उत्तर नहीं दिए तो आपको यह मानना होगा कि पोथी के श्लोक को समझने के लिए सबसे पहली पात्रता है विनम्रता। पहला प्रश्न, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पंडित कुछ पल रुका, फिर बोला, मूर्खता। बीरबल बोले, गलत। उत्तर है अहंकार। मूर्ख व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन अहंकारी कभी नहीं। दूसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जो पढ़ने से नहीं, भूलने से आती है? पंडित का माथा सिकुड़ा। भूलने से? बीरबल बोले, क्षमा। ज्ञान नहीं, क्षमा। उसे भूलने में साहस लगता है। तीसरा प्रश्न, अगर एक ज्ञानी सत्य को छिपाए तो वह क्या कहलाए? अब पंडित चुप था। बीरबल बोले, वह छद्मज्ञानी कहलाता है, यानी वो व्यक्ति जो ज्ञान की आड़ में भ्रम फैलाता है। अब दरबार शांत हो गया। पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए वह सुनहरा पन्ना बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बीरबल ने पन्ना हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, पर मैं भाषा के पीछे की भावना को समझता हूं। उन्होंने पोथी का एक पृष्ठ खोला और कहा, जिस श्लोक की बात पंडित जी कर रहे हैं वह कोई रहस्य नहीं, वह एक परीक्षण था। और यह परीक्षण दरबार का नहीं, इनका अपना था। बीरबल ने वह पन्ना बादशाह को दिया। अकबर ने जब वह श्लोक पढ़ा तो वहां लिखा था, यह ज्ञान धृत्वा गर्वं वहति, समर्ण एव वर्ण वहति, ज्ञान तु केवलं तद्वैहितं, येन विनय समन्वितं भवति। अनुवाद, जो व्यक्ति ज्ञान को धारण कर घमंड करता है वह मृत्यु को आमंत्रित करता है। ज्ञान केवल वही हितकारी होता है जिसमें विनम्रता समाहित हो। बादशाह चुप रहे।
पूरा दरबार मौन। बीरबल बोले, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं, कुछ भी रहस्यमय नहीं, बस एक सरल सत्य जो हमारे पंडित जी ने भुला दिया था। पंडित त्रिलोकनाथ के मुंह से अब कोई तर्क नहीं निकला। वह झुक गया। मैं माफी चाहता हूं, वह बुदबुदाया। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, माफी तब कबूल होती है जब आप अगली बार ज्ञान का प्रदर्शन न करें, बल्कि उसका उपयोग करें किसी की मदद के लिए, न कि अपमान के लिए। पंडित ने सिर झुका लिया। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, आज बीरबल ने हमें यह सिखाया है कि ज्ञान कोई वस्त्र नहीं जो ओढ़ा जाए। वह व्यवहार है जो दूसरों को सहेजता है, और यदि वह व्यवहार घमंड से भर जाए तो वह जहर बन जाता है। पंडित त्रिलोकनाथ ने अपनी पोथी बंद की और धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया, उस व्यक्ति की तरह जो कुछ खोकर ही असली सीख पाता है। बीरबल अपने स्थान पर बैठे, शांत स्थिर, जैसे उन्होंने अभी कुछ किया ही न हो। दरबार के कोने में खड़ा वह दर्जी अब मुस्करा रहा था, और बीरबल की आंखों में वही चमक लौट आई थी जो हर बार अंधकार को हराकर लौटती थी, समझदारी की चमक। कहानी समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और उड़ता हुआ मुर्गा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के राजदरबार में बड़ी हलचल मची हुई थी। दरबार के बाहर एक अजीब सी भीड़ जमा थी। लोग कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ भौंचक के खड़े थे। कारण, एक व्यापारी था जो दावा कर रहा था कि उसने ऐसा मुर्गा तैयार किया है जो उड़ता है, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए उड़ता है जिनका भाग्य बेहद उच्च कोटि का हो। बादशाह ने यह सुनते ही दरबार में उसे बुलवाया। व्यापारी आया, सफेद रंग की चादर लपेटे, कमर में चमकती माला और हाथ में एक पिंजरा जिसमें बंद था एक अत्यंत साधारण दिखने वाला मुर्गा। जहांपनाह, व्यापारी ने ऊंची आवाज में कहा, इस मुर्गे की विशेषता केवल ऊंचे भाग्य वालों को दिखाई देती है। जो सौभाग्यशाली हैं वे इसे उड़ते हुए देख सकते हैं। बाकी लोगों को यह बस एक मामूली मुर्गा लगेगा। दरबार में कुछ दरबारी मुस्कराए, कुछ ने तो सिर भी हिलाया। उन्हें अपने भाग्य की जांच करने का नया तरीका मिल गया था। बादशाह अकबर ने भी मुर्गे को ध्यान से देखा। वह अपनी जगह पर बैठा था, चुपचाप, आंखें झपकाता हुआ। क्या यह सच में उड़ता है? बादशाह ने पूछा। व्यापारी ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहांपनाह, यही तो कमाल है। इसे उड़ता वही देख सकता है जिसके सितारे बुलंद हों। बाकी लोगों को यह केवल खा खाकर मोटा हुआ मुर्गा लगेगा। यह सुनते ही कई दरबारी मुर्गे को देखने लगे और कुछ ने तो झूठ मूठ की वाहवाह भी करनी शुरू कर दी। महाराज देखिए, पंख फड़फड़ा रहा है। अरे, ये तो अभी हवा में उड़ा। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। अकबर ने आदेश दिया, उसे तुरंत बुलाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारा भाग्य हमें इस मुर्गे की उड़ान दिखा पाएगा या नहीं। कुछ ही समय में बीरबल आए। वह अपने सामान्य शांत अंदाज में दरबार में पहुंचे। उन्हें मुर्गा दिखाया गया और व्यापारी की सारी बात बताई गई। बीरबल ने मुर्गे को देखा। वह अब भी अपनी जगह बैठा था, हल्के से गर्दन हिला रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस मुर्गे की असल परीक्षा एक खुले मैदान में होनी चाहिए। यदि वह वाकई उड़ता है तो हमें उसे खुले में देखना चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि अगले दिन सुबह सुबह लाल किले के पिछवाड़े स्थित मैदान में सब दरबारी एकत्र होंगे और वहां उस अद्भुत मुर्गे की उड़ान देखी जाएगी। अगले दिन का नजारा। सुबह से ही मैदान में चहल पहल थी। दरबारी, सैनिक, महल के कर्मचारी और नगर के प्रमुख लोग सभी वहां जमा थे। व्यापारी बीच मैदान में खड़ा था और मुर्गा वही था, उतना ही मोटा, उतना ही सुस्त। तो क्या आप सब तैयार हैं? व्यापारी ने ऊंची आवाज में पूछा।
कुछ दरबारी पहले से ही उड़ते हुए मुर्गे को देख चुके थे। वे अपने झूठ को निभाते हुए मुस्कराए। अब व्यापारी ने मुर्गे को जमीन पर छोड़ा और कुछ मंत्र जैसी आवाजों में बड़बड़ाने लगा। फिर एक छोटी छड़ी से मुर्गे को मारकर फटकारा, उड़ जा, उड़ जा। मुर्गा भागा, लेकिन उड़ने के बजाय वह थिरथिराते हुए नजदीकी झाड़ी में घुस गया। भीड़ सन्न। कुछ दरबारी बुदबुदाने लगे, शायद हवा में कुछ हलचल थी। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने एक सेवक को बुलाया और कहा, मुर्गे के पैरों की जांच करो। सेवक ने जाकर देखा, मुर्गे के पंजों में पतली रस्सियों के निशान थे, जैसे हाल ही में वह कहीं बांधा गया हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस व्यापारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या यह मुर्गा हर किसी के सामने उड़ता है या सिर्फ उनके सामने जिनका भाग्य उच्च हो? व्यापारी बोला, सिर्फ भाग्यशाली। बाकी लोगों को यह कभी उड़ता नहीं दिखता। बीरबल बोले, तो यह किसे नहीं दिखता? मुर्गे को खुद को, क्योंकि यह बेचारा तो खुद अपनी ही उड़ान नहीं देख पाता। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। व्यापारी की घबराहट। अब व्यापारी थोड़ा डर गया, लेकिन उसने झूठ का आखिरी सहारा लिया। देखिए, यह दिव्य मुर्गा है। मैं इसे ऋषिकेश के एक संत से लाया हूं। यदि आप लोग इसे नहीं उड़ता देख पा रहे, तो इसका दोष आपके भाग्य में है, न कि मुर्गे में। बीरबल बोले, तो फिर यह मान ले कि पूरे दरबार का भाग्य खराब है, सिवाय उनके जो तुम्हारे झूठ में भागीदारी कर रहे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम इस मुर्गे की सच्चाई अभी और यहीं साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, पर मुझे 5 अलग अलग लोगों की मदद चाहिए। एक कसाई, एक हलवाई, एक शिकारी, एक नाई और एक रसोई का सेवक। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। बीरबल की योजना। सबसे पहले बीरबल ने कसाई को बुलाकर मुर्गे के पंखों को धीरे धीरे सहलाने को कहा। पंख भरे थे, लेकिन उनमें से कुछ पंखों पर चिपचिपाहट थी, जैसे कि उन पर गोंद लगाया गया हो। लगता है किसी ने इस पर पंख चिपकाए हैं, बीरबल बोले। फिर हलवाई को बुलाया गया, जिसने मुर्गे के पंजों में लगे घी और बेसन की बू पहचानी। यह मुर्गा उड़ नहीं सकता। इसकी त्वचा इतनी चिकनाई से भरी है कि यह खुद चलने में भी फिसलता है, हलवाई बोला। शिकारी ने कहा, इसके शरीर में वजन असामान्य है, शायद इसे जानबूझकर भारी बनाया गया है। नाई ने मुर्गे की गर्दन की नसों पर गौर किया और बताया कि यह पक्षी अब उड़ने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी उड़ने वाली मांसपेशियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। और रसोई का सेवक बोला, मालिक, इस मुर्गे के पंखों पर जो रंग है वो वही है जो कल रात हमारे रसोई में एक व्यापारी ने मांगा था, स्वर्ण रंग का पाउडर। अब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सबूत काफी है कि यह मुर्गा एक धोखा है, एक भुलावा, और इस व्यापारी ने दरबार और जनता दोनों को ठगने की कोशिश की है। अकबर का फैसला। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा, क्या तुम्हारे पास इस झूठ का कोई उत्तर है? व्यापारी अब पूरी तरह घबरा गया था। जहांपनाह, मैं सिर्फ थोड़ा प्रसिद्ध होना चाहता था। सोचा था 2-4 दरबारियों को यकीन आ जाएगा और नाम बन जाएगा। पैसा भी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, नाम और पैसा दोनों मिलेंगे, पर अब राज्य की जेल में। बीरबल की चतुराई ने फिर से हमें धोखे से बचाया है। सैनिक व्यापारी को पकड़कर ले गए। बादशाह का पुरस्कार। अकबर ने बीरबल को एक मोर के पंख से बना राजसी पंखा भेंट किया और कहा, तुम्हारी चतुराई किसी उड़ते मुर्गे से कम नहीं, फर्क इतना है कि तुम्हारी उड़ान झूठ पर नहीं, सच्चाई पर आधारित है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुर्गा अगर सच में उड़ता होता तो भी उसका भाग्य नहीं, उसकी मेहनत उड़ाती।
दरबार फिर से ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। पर तभी दरबार के द्वार पर एक नया आदमी आया, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे और हाथ में एक लाल रंग का छोटा डिब्बा। मैं ऐसा रंग लाया हूं जिससे आदमी को आदमी नहीं पहचान सकता। क्या बीरबल भी मुझे पहचान सकेंगे? अकबर की आंखों में कौतूहल चमका। बीरबल ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। दरबार में जैसे ही वह फटेहाल चित्रकार दाखिल हुआ और बोला, मैं ऐसा रंग लाया हूं जिससे आदमी को आदमी नहीं पहचान सकता। क्या बीरबल भी मुझे पहचान सकेंगे? वहां बैठा हर दरबारी चौंक गया। अकबर की भौहें तनी और उन्होंने चित्रकार को भीतर बुलाने का इशारा किया। वह आदमी आगे आया। उसका चेहरा भूरे मिट्टी से सना था, आंखों में जुनून था और वह बार बार हाथ में थामा एक छोटा डिब्बा ऊपर उठाकर दिखा रहा था। यही है वो रंग जो आदमी के शरीर पर लग जाए तो सामने वाला यह तक नहीं समझ पाए कि वो आदमी है या दीवार का हिस्सा। कुछ दरबारी खांसने लगे, कुछ हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। बादशाह अकबर ने मुस्कराकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जहांपनाह, लोग मुझे चित्रबाजी बाबा कहते हैं। मैं राजस्थान की रेत से ऐसा चूर्ण निकालकर लाया हूं जो किसी को अदृश्य नहीं बनाता, पर उसका अस्तित्व भ्रमित कर देता है। तुम्हें क्या साबित करना है? सिर्फ यही कि बीरबल भी मेरी कला के आगे एक पल को ठिठक जाए। अगर ऐसा हो गया तो मुझे दरबार के चित्रकारों में स्थान दिया जाए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के होठों पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। तो ठीक है, अकबर बोले, हम यह परीक्षण कल करेंगे। मैदान में, खुले में। तुम 5 व्यक्तियों को रंग लगाकर छिपा दो। अगर बीरबल उन्हें ढूंढ पाए तो तुम हार जाओगे, और अगर वो एक भी नहीं ढूंढ पाए तो तुम जीत जाओगे। चित्रबाजी बाबा खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह परीक्षण का मैदान। मैदान के चारों ओर घेरा बना हुआ था। चित्रबाजी बाबा के साथ 5 स्वयंसेवक खड़े थे और उनके शरीरों पर हल्की रेखाएं बनी हुई थीं। बाबा ने सबके सामने उन्हें चित्ररंग लगाकर तैयार किया। किसी को पीली दीवार के पास खड़ा किया, किसी को लकड़ी की घोड़ी के ऊपर बैठाया, किसी को पेड़ की छाल के साथ मिला दिया। भीड़ में उत्साह था। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल मैदान में उतरे, धीरे धीरे चलते हुए। उनकी आंखें आधी मुंदी थीं, मानो वे देख नहीं रहे, सिर्फ महसूस कर रहे हों। तो बीरबल साहब, चित्रबाजी बाबा चिल्लाया, कहाँ हैं मेरे रंगे हुए योद्धा? बीरबल रुके। फिर उन्होंने एक स्थान पर जाकर जोर से ताली बजाई। वहां से अचानक एक आदमी चौंककर उठ खड़ा हुआ, दीवार के रंग में लिपटा, मगर आंखें खुली। एक, बीरबल बोले। फिर वह एक वृक्ष के पास गए, जमीन पर झुके और मिट्टी पर अंगुली से एक आकृति खींची। कुछ ही पल में पेड़ की जड़ के पास छुपा दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया। 2। ऐसे करते हुए बीरबल ने 5 लोगों को ढूंढ निकाला। चित्रबाजी बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोला, ये तो संभव नहीं। आपने तो सिर्फ देखा ही नहीं। बीरबल मुस्कराए। मैंने नहीं देखा बाबा, आपके अदृश्य लोगों की परछाई देखी, उनके सांस लेने से उड़ती धूल देखी। दीवारों की पृष्ठभूमि के बीच जो हल्का सा तनाव था वो देखा। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपकी कला पर उतना ही विश्वास किया जितना एक चोर की ईमानदारी पर होता है। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुम्हारी निगाहें केवल देखती नहीं, सोचती भी हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, दृश्य वही है, लेकिन देखने वाला बदल जाए तो सब कुछ दिखता है। चित्रबाजी बाबा शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। कुछ दिन बाद दरबार में कुछ नए चेहरे नजर आए। एक पंडित था, बहुत घमंडी,
चालाक और अत्यंत शब्दों का पेंच रचने वाला। वह बोला करता, मैं वेदों से बताऊंगा कि कौन मूर्ख है। शास्त्रों से सिद्ध कर दूंगा कि सूरज दरअसल चांद की परछाई है। अकबर उसकी वाक्पटुता से मोहित थे, पर बीरबल चुप थे। वे कुछ समय तक उस पंडित को गौर से देखते रहे और एक दिन कह उठे, पंडित जी, आप ब्रह्म ज्ञान में पारंगत हैं। तो क्या आप यह बता सकते हैं कि बिना बोले मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं? पंडित मुस्कराया, सोच रहे होंगे कि मैं कितना ज्ञानी हूं। बीरबल हंसे, नहीं, मैं सोच रहा हूं कि आप जैसे लोग ही तोते की तरह रटते हैं, लेकिन बुद्धि का पिंजरा खाली रहता है। दरबार सन्न फिर ठहाके से भर गया। पर घमंडी पंडित ने अब बदला लेने की कसम खा ली थी। और तभी बीरबल द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के बाद घमंडी पंडित भीतर ही भीतर जल उठा था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वह बीरबल को हराकर ही रहेगा, लेकिन इस बार वह शब्दों की बजाय मौन का प्रयोग करेगा। कुछ ही दिनों बाद पंडित दरबार में आया, पर इस बार उसने एक भी शब्द नहीं बोला। बस एक तख्ती पकड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, मैं अब मौन साधक हूं। मौन ही मेरी वाणी है। अब मैं सिर्फ इशारों से तर्क करूंगा। बीरबल चाहे तो मौन में ही मुझसे शास्त्रार्थ करें। अकबर को यह चुनौती बड़ी विचित्र और दिलचस्प लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, बीरबल? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, जब पंडित मौन हो ही गए हैं तो उनकी हार पहले से ही निश्चित है। कैसे? क्योंकि जो सत्य को नहीं, केवल शब्दों को साधता है, वह मौन में खो जाता है, और जो मौन में भी सत्य देख लेता है, वही ज्ञानी कहलाता है। अकबर मुस्कराए, तो फिर शास्त्रार्थ हो जाए। दरबार में मौन शास्त्रार्थ। पंडित और बीरबल आमने सामने बैठे। पंडित ने अपनी पहली बात इशारे से कही। उसने एक उंगली उठाई। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने 2 उंगलियां उठाईं। पंडित ने झट से 5 उंगलियां फैलाकर दिखा दी, जैसे कह रहा हो, मैं पंचतत्व जानता हूं, तुम क्या जानते हो? बीरबल ने अपनी हथेली बंद की, मुट्ठी बनाकर आगे कर दी, जैसे कह रहे हों, मैं इन पंचतत्वों को एकता में बांध सकता हूं। पंडित अब थोड़ा हड़बड़ाया। उसने फिर से एक तख्ती उठाई। मौन साधना में 5 वर्षों का अनुभव है। बीरबल ने जवाब में एक तख्ती उठाई। और मैंने उसे पहचान लिया है जो ज्ञान नहीं, अहंकार साध रहा है। अब दरबारियों को समझ में आ गया कि यह केवल इशारों का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का युद्ध है। अकबर ने पंडित से कहा, अब तुम्हारे पास अंतिम मौका है, बोलो या हमेशा के लिए मौन हो जाओ। पंडित ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मैं तो सोच रहा था कि इस बार बीरबल मौन में हारेगा, लेकिन वह तो मौन में भी शब्दों से तेज निकला। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां अहंकार मौन होता है, वहां विवेक बोलने लगता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल न केवल शब्दों में, बल्कि मौन में भी सबसे महान है। ऐसा मंत्री हर राज के लिए वरदान होता है। कहानी का समापन। घमंडी पंडित ने अपनी पराजय स्वीकार की और बीरबल से ज्ञान की शरण मांगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, शब्दों की तलवार से जीत सकते हो, लेकिन मौन की गहराई में डूबे बिना ज्ञान नहीं आता। जब तक सवाल पूछने की जगह केवल दिखावे की प्यास रहेगी, तब तक ज्ञान बाहर से दिखेगा, भीतर से नहीं जिएगा। पंडित ने सिर झुकाया और वर्षों बाद पहली बार विनम्र होकर बोला, अब मैं असली मौन साधना शुरू करूंगा, अहंकार को शांत करके। और दरबार में तालियों की गूंज के साथ कहानी पूरी हुई, जहां एक बार फिर बीरबल ने दिखाया कि असली चतुराई सिर्फ चतुर होने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही मौन साधने में है। समाप्त।
अगली कहानी। दरबार में टूटा भरोसे का पलड़ा। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन हर चेहरा अजीब सी जिज्ञासा से भरा था। कारण था दरबार में हाजिरी लगाने आए एक आदमी की अनोखी शिकायत। जहां पनाह वह आदमी बोला, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय को धमकाया है। अकबर चौंके, बीरबल मुस्कराया और पूरा दरबार एकदम सन्न हो गया। गाय को धमकाया? अकबर ने दोहराया। जी हाँ हुजूर। वह आदमी बोला, उसने मेरी गाय के कान में जाकर कहा कि अगर वो मेरे घर वापस गई तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। बीरबल की आंखों में चमक आई, जैसे किसी पुरानी घड़ी की ढीली चाबी कस दी गई हो। क्या गाय ने यह बात आपसे कही? बीरबल ने पूछा। जी नहीं, पर उसने 2 दिन से दूध देना बंद कर दिया है। अकबर ने धीरे से बीरबल की तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कराए। इसका निर्णय कौन देगा बीरबल? मैं ही दूंगा जहांपना। मगर मुझे उस पड़ोसी से कुछ सवाल पूछने होंगे। पड़ोसी बुलाया गया। वह शांत और हंसमुख व्यक्ति था, जिसकी आंखों में खोट का नामो निशान न था। क्या तुमने गाय को धमकाया? बीरबल ने सीधा पूछा। हुजूर, मैं तो मनुष्यों से डरता हूं, जानवरों से क्या भय। फिर गाय ने दूध देना क्यों बंद कर दिया? शायद उसे राजनीति समझ में आने लगी हो, पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बीरबल हंसा। तब तो गाय को भी दरबार में बुलाना पड़ेगा। अगले दिन गाय को दरबार लाया गया। गाय एकदम शांत थी, लेकिन जैसे ही पड़ोसी सामने आया, उसने जोर से डकार मारी। देखा हुजूर, शिकायतकर्ता बोला, ये विरोध का संकेत है। बीरबल अकबर बोले, अब क्या करना है? जहांपनाह, एक परख बाकी है। गाय को शाही रसोई का घास खिला दिया जाए। अगर वो खा ले तो समस्या कुछ और है। गाय ने घास को सूंघा और मुंह फेर लिया। समस्या गंभीर है, बीरबल ने सिर हिलाया। उसी समय महल का पुराना बावर्ची भागता हुआ आया। हुजूर, गाय का पिछला मालिक रोज उसे घी में डूबी जलेबी खिलाता था और अब इसे सूखी घास दी जा रही है। बीरबल ने आंखें मिचमिचाईं। तो असली दोषी वह है जिसने इसकी स्वाद की उम्मीदें बढ़ा दीं। अकबर ने ठंडी सांस ली, तो फिर ये मामला क्या कहलाएगा? जहांपनाह, बीरबल बोला, ये मामला है उम्मीदों की राजनीति बनाम यथार्थ की पराजय। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। 2 गायब हुई मुहरें और बनावटी सच्चाई। इसी दिन दोपहर को जब बीरबल अपने घर लौटने ही वाले थे, तभी राजकोष के मुहर्ची ने आकर सूचना दी कि शाही दस्तावेजों पर लगने वाली 27 चांदी की मुहरें अचानक गायब हो गई हैं। बीरबल ठिठक गया। गायब? किसने आखिरी बार इस्तेमाल की थीं? हमीद नाम का मुंशी, जो बीते 7 सालों से सेवा में है, मुहर्ची ने बताया। और वह अब कहाँ है? वह तो कहता है कि उसने मुहरें अपनी जगह रख दी थीं। बीरबल ने हमीद को बुलवाया। हमीद मियाँ, आपने मुहरें कहाँ रखी थीं? हुजूर, हर बार की तरह दाईं अलमारी में, ऊपर के खाने में, जहां चाबी सिर्फ मेरे पास होती है। क्या आपकी चाबी अभी भी आपके पास है? जी हाँ। बीरबल मुस्कराया। तो फिर चोर को आपकी जेब की खबर थी या आपकी नीयत की? हमीद घबरा गया। हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। तो फिर मुझे बस एक चीज चाहिए, वो अलमारी, आपकी चाबी और कल की राख। राख? दरबारियों ने एक साथ दोहराया। हाँ, बीरबल बोला, हम अगली सुबह पता लगाएंगे कि किसकी उंगलियों में राख लगी थी और किसने उंगली घी में डुबाई। अकबर ने सिर हिलाया। कल सुबह इस रहस्य का हल निकलना चाहिए बीरबल। 3 राख की राख और अफवाह का धुआं।
अगले दिन बीरबल ने सब कर्मचारियों को एक एक कागज पर अंगूठा लगाने को कहा, मगर पहले उनकी उंगलियों पर हल्के से राख मल दी गई थी। जिसकी उंगली में राख नहीं होगी वही चोर है, क्योंकि डर के मारे वह अंगूठा लगाएगा ही नहीं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा। हमीद की उंगली पूरी तरह साफ थी। धरा गया, बीरबल ने घोषणा की। लेकिन तभी महल के एक कोने से एक सैनिक भागता हुआ आया। हुजूर, वो मुहरें तो दरबार की बाईं अलमारी में पड़ी मिली हैं, जहां पुराने आदेश रखे जाते हैं। सन्नाटा। हमीद की आंखों में आंसू थे। बीरबल चुप। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा पलड़ा इस बार गलत क्यों झुका? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी भरोसे का पलड़ा भी दरबार में टूट जाया करता है। अकबर ने हमीद को माफी दी, लेकिन बीरबल की आंखें किसी अदृश्य दोष की खोज में थी। और उसी शाम राजकोष का मुहर्ची एक सुनसान गली में एक चांदी की मुहर बेचते पकड़ा गया। 4 बीरबल की उलझन और अगली चाल। बीरबल को अब यकीन हो चला था कि यह एक बड़ी साजिश का सिरा है। किसी ने जानबूझकर मुहरें गायब करवाईं, शक हमीद पर डलवाया। और जब वह निर्दोष निकला, उसी समय असली चोर पकड़ाया। क्या ये सब संयोग था, या कोई दरबारी बहुत चुपचाप बीरबल की चतुराई को ही परखने का खेल खेल रहा था? अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या करोगे? बीरबल मुस्कराया, अब तो मुझे कांच की छाया में छिपे चेहरों को खोजना है, हुजूर। 5 बीरबल और कांच की छाया में छिपा चेहरा। राजकोष का मुहर्ची पकड़ा जा चुका था, लेकिन बीरबल की आंखें शांत नहीं थीं। कुछ ऐसा था जो इस पूरे घटनाक्रम में सहज नहीं लग रहा था। मुहर्ची चोर है, इसमें अब क्या संशय है? अकबर ने बीरबल से पूछा। जहां पनाह, शक तो उसी पर गया। पर कहानी में जो सबसे जरूरी था वह अब तक सामने नहीं आया है। क्या? उसने चोरी क्यों की? अकबर सोच में पड़ गए। धन के लालच में? तो वो बाकी मुहरें बेचने क्यों नहीं गया? और दरबार की अलमारी में एक पूरा थैला किसने रख छोड़ा चोरी के बाद? अकबर ने बीरबल को गहराई से देखा। तुम क्या सोचते हो? हुजूर, मुझे लगता है कि मुहर्ची मोहरा है। असली खिलाड़ी कोई और है, जो या तो दरबार के बहुत करीब है या शायद दरबार का हिस्सा ही है। बीरबल ने उस रात एक चुपचाप योजना बनाई। 4 आयनों वाला कमरा। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब सी याचिका दरबार में प्रस्तुत की। जहां पनाह, मैंने सुन रखा है कि राजकोष के कर्मचारी और दस्तावेज देखने वाले दरबारी चोरी रोकने के लिए अब खुद को परखने को तैयार हैं। मेरी योजना है कि उन्हें पारदर्शी सच्चाई के कमरे में ले जाकर उनकी नीयत परखा जाए। पारदर्शी सच्चाई? अकबर ने पूछा। जी, एक ऐसा कमरा जहां 4 दीवारों पर बड़े बड़े कांच लगे हों। हर कोण से हर कोई दिखे, कोई छिप न सके। अकबर मुस्कराए, और तुम वहां क्या करने वाले हो? मैं बस उन्हें एक नकली मुहर दिखाऊंगा और छोड़ दूंगा। और जो व्यक्ति उस नकली मुहर को छुपाने की कोशिश करेगा, वह असली मुहरों का भी भूखा रहा होगा। 7 भ्रम का आईना और असली चेहरा। कमरा तैयार हुआ। बीरबल ने 10 कर्मचारियों को एक एक करके कमरे में बुलाया। हर कोई एक पल रुकता, कांचों में खुद को देखता और चुपचाप लौट जाता। फिर आया वजीर जफर उद्दीन का नंबर। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसने चारों ओर देखा। बीरबल और 2 अन्य गुप्त गवाह, जो एक तरफा कांच के पीछे छिपे थे, साफ देख रहे थे। जफर उद्दीन ने नकली मुहर को देखा, फिर इधर उधर देखा और अपनी कमर के अंदर के पट्टे में धीरे से उसे छुपा लिया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही क्षणों में जफर उद्दीन को दरबार में लाया गया। जहां पनाह, बीरबल बोला,
अब आपको वह नाम बताने वाला हूं जिसने हमीद को फंसवाया, मुहर्ची को डराया और दरबार की साख से खेलने की कोशिश की। जफर उद्दीन अब भी मुस्करा रहा था। तो बताइए कौन? अकबर ने पूछा। बीरबल जोर से बोला, वजीर जफर उद्दीन। सन्नाटा। बकवास। जफर उद्दीन चीखा, मेरे खिलाफ कोई प्रमाण है क्या? बीरबल ने कहा, आपके हाथों में नकली मुहर का प्रमाण है। उसे कमरे में रखकर मैं पहले ही अपने गवाहों के साथ आपकी हरकत देख चुका हूं। पर नकली मुहर चुराने से मैं चोर कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो असली चोर होता है वह नकली चीजों को भी असली समझकर लपकता है, और सिर्फ वही चुराने में सहज होता है जिसे आदत हो। अकबर ने जफर की ओर देखा। अब वह पसीने से तर था। हमारे वजीर ने दरबार की नींव को हिलाने की कोशिश की। बीरबल, तुमने एक बार फिर सच्चाई को आईनों में से निकालकर दिखा दिया। 8 टूटे पलड़े की मरम्मत। कुछ दिन बाद दरबार में शांति लौट आई। हमीद को उसका सम्मान लौटा दिया गया। मुहर्ची को दरबार की नीतियों के विरुद्ध काम करने के लिए दंड मिला, मगर बीरबल ने सिफारिश की कि उसने डर के मारे झूठ बोला, अपराध के लिए नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो अब तुम्हारा भरोसे का पलड़ा फिर से संतुलन में है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पलड़ा टूटा था क्योंकि हमने जल्दबाजी में एक निर्दोष पर शक किया। अब मैंने उसे मरम्मत कर दी है, लेकिन साथ में दोनों पलड़ों पर यह लिखवा दिया है, सुनो सबकी पर मानो अपने विवेक की। अकबर हंसे, क्या तुम्हारा विवेक कभी गलत जा सकता है बीरबल? जा सकता है जहां पनाह, बीरबल मुस्कराया, पर अगर आईनों की मदद ली जाए तो हर धुंध साफ हो सकती है। दरबार में तालियों की गूंज हुई। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और उबले अंडों की अदालत। बादशाह अकबर के दरबार में वह सुबह बड़ी ही अजीब शुरू हुई। आम तौर पर जब दरबार लगता था तो मुख्य वजीर मामले पढ़कर सुनाता और फिर फरियादी बोलता, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा था। पहला ही केस था एक अंडे वाला और उसके ग्राहक की शिकायत। हुजूर, अंडे वाला बोला, इस आदमी ने मेरे उबले हुए अंडे खरीदे, पर अब कहता है कि वो कच्चे थे। पूरे दरबार में हंसी की फुसफुसाहट फैल गई। ग्राहक चिल्लाया, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं पीड़ित हूं। मैंने जैसे ही अंडा फोड़ा, पूरा दरबार सूंघता रहा 2 दिन। अकबर की आंखों में चुटकी लेती चमक आई, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, यह दरबार अब अंडों की गंध के फैसले सुनाने लगा है क्या? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, जब अंडा न नर्म हो न सख्त और मामला गर्म हो, तब तो दरबार को ही फैसला करना होगा। 1 अंडे का प्रमाण और हल्की उबली साजिश। बीरबल ने अंडे वाले से पूछा, क्या तुमने अंडे उबालकर बेचे थे? हुजूर, रोज उबालता हूं। आज तो खास हांडी में उबाले थे। तो क्या तुम गवाही देने को तैयार हो कि अंडे उबले हुए थे? मैं अपनी जान की कसम खाता हूं बीरबल जी। अब बारी ग्राहक की थी, एक रौबदार गुस्सैल व्यापारी। उसने जेब से रुमाल निकाला और कहा, इस रुमाल में वही अंडा है। बीरबल ने रुमाल खोला, उसमें एक सड़ा हुआ कच्चा अंडा था, जिसकी गंध पूरे दरबार में फैलने लगी। हुजूर, ये मामला अब आसान नहीं रहा, बीरबल बोला, हमें अब उबाल की परतों में उतरना होगा। 2 उबाल की जांच और अंडे के 4 गवाह। बीरबल ने 4 अलग अलग व्यक्तियों को बुलाया, एक हलवाई, एक दारोगा, एक मौलवी और एक भिखारी। हर कोई एक एक अंडा ले और उसे उबालकर मेरे पास लाए। बीरबल ने आदेश दिया। हर किसी ने उबालकर अंडा वापस लाया। चारों अंडे दिखने में एक जैसे थे। बीरबल ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया और दरबार में घोषणा की, अब यह निर्णय जनता के गंध पर आधारित होगा।
हर दरबारी को एक एक अंडे की गंध लेने को कहा गया। तभी दरबार में बैठा एक बुजुर्ग चुपचाप बोला, बीरबल, जिस अंडे की गंध आई थी वैसी तो कोई भी नहीं है इनमें। बीरबल मुस्कराया, यही तो साबित करना था। 3. व्यापार की चालाकी और लालच की दरार। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम ये बताओ कि तुमने अंडा खरीदा कब? सुबह 8 बजे। और खराब होने की गंध कब आई? दोपहर तक आते आते। तो अंडा दोपहर में क्यों नहीं दिखाया गया? व्यापारी चुप। कहीं तुमने कोई पुराना अंडा रख छोड़ा हो और नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की हो? बीरबल ने सीधा सवाल दागा। व्यापारी की आंखों में हलचल थी। मैं तो बस न्याय चाहता हूं। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया, इस आदमी के घर की तलाशी ली जाए और खास तौर पर अंडे के डब्बे देखे जाएं। 4. बासी साजिश और गरम गवाही। 1 घंटे बाद खबर आई, व्यापारी के घर से 2 दर्जन अंडे बरामद हुए, जिनमें से कई सड़े हुए थे। अकबर चौंक गए तो उसने खुद ही सड़े अंडों से विवाद खड़ा किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह योजना थी अंडे वाले की दुकान को बदनाम करने की। व्यापार में प्रतिस्पर्धा को गलत तरीके से खत्म करने की कोशिश। व्यापारी गिड़गिड़ाया, माफ कर दीजिए बीरबल जी, मैं उस मोहल्ले में अकेला अंडा वाला बनना चाहता था। तो तुमने साजिश रची एक उबले अंडे के नाम पर बदबू फैलाने की? बीरबल ने पूछा। हाँ, उसने सिर झुका दिया। अब दरबार तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य क्या उबलेगा, जेल की हवा या जनता की दुआ। 5. अंडा कथा का फैलता रेशा। इस पूरे मामले के बाद बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार से कहा, जहांपनाह, मैं कुछ और साजिशों की बू महसूस कर रहा हूं। कैसी? यह व्यापारी अकेला नहीं लगता। उसके पास कुछ विशेष मुहर लगी कागजी पर्चियां मिली हैं, जिन पर लिखा है कारोबार परिषद, और ऐसे दस्तावेज शाही निकाले हुए नहीं हैं। अकबर सतर्क हो गए। क्या कह रहे हो बीरबल? कोई दरबारी या महल के भीतर का कोई अधिकारी इस व्यापारी को संरक्षण दे रहा है। ये सिर्फ एक अंडे की साजिश नहीं, दरबार के भरोसे और व्यवस्था पर हमला है। बीरबल ने अंडे वाले से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने धमकी दी थी दुकान बंद करने की? जी हाँ, 3 बार। पर मैंने सोचा कोई शरारती लड़का होगा। अब वो लड़का नहीं, दरबार का कोई चेहरा है जिसे अब पहचानना है। 6. बीरबल की चाल और नकली परिषद। बीरबल ने आदेश दिया, नगर में अगले 3 दिन तक किसी भी व्यापारी से कोई पर्चा जारी हो, उसकी एक प्रति मेरे पास पहुंचे। तीसरे दिन एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, आपके दुकान की जमीन पर शाही कर बकाया है। आगामी रविवार तक दुकान खाली करें। कारोबार परिषद। वह भी शाही आदेश के नाम पर। बीरबल ने तुरंत परिषद का पता लगाया और वहां जाकर पाया कि परिषद नाम का कोई दफ्तर ही नहीं था। सिर्फ एक बंद कोठरी थी जिसमें 2 युवक काम कर रहे थे और हर पत्र पर नकली मोहरे लगा रहे थे। दोनों को पकड़ लिया गया। किसके आदेश से? बीरबल ने पूछा। एक युवक का पता हुआ बोला, दरबार के ही एक अमीन हकीम शेख के। 7. असली षड्यंत्रकारी और भरोसे का इम्तिहान। हकीम शेख एक वरिष्ठ दरबारी, जिसकी छवि दरबार में संत जैसी मानी जाती थी। बीरबल ने उसे बुलाया और सीधे पूछा, क्या आप जानते हैं ये युवक कौन हैं? जी नहीं। क्या आप इस मोहर को पहचानते हैं? बीरबल ने वही परिषद की नकली मोहर दिखाई। नहीं। अजीब बात है, क्योंकि इसी मोहर से आपने पिछले महीने 3 व्यापारियों की दुकानें खाली करवाईं। हकीम शेख चुप।
बीरबल ने फिर कहा, और ये दोनों युवक आपके भतीजे हैं, जिन्हें आपने छिपी समिति का प्रभारी बना रखा है। अब हकीम शेख कुछ न कह सका। पूरे दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने कहा, तो इस बार भी बीरबल ने भांप लिया। साजिश की गंध एक सड़े अंडे से शुरू होकर दरबार के नकली आदेशों तक जा पहुंची। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये भरोसे का पलड़ा फिर डगमगाया है। मगर मैं इसे फिर से सीधा करूंगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ अंडों का नहीं, सत्ता की छाया में उगते लालच का है। एक दरबार की चुप्पी और बीरबल का संदेह। हकीम शेख का चेहरा निर्विकार था, पर बीरबल की नजरें उसमें दहशत ढूंढ रही थीं। आपके भतीजे नकली परिषद चला रहे हैं, नकली आदेश भेज रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपको पता ही नहीं। बीरबल की आवाज तेज होती जा रही थी। शेख साहब ने गर्दन झुका ली। उनके शब्दों में खोखलापन था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वे मेरी छाया में ऐसी हरकतें करेंगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, अकबर ने गुस्से से कहा। सत्ता की छाया में पनपा हर अपराध उतना ही खतरनाक होता है जितना खुला गुनाह। दरबार में चुप्पी थी, मगर बीरबल की चाल अब शुरू हुई थी। दो मोहर और मन की खिड़कियां। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शेख साहब पर सीधे आरोप लगाने के बजाय मैं दरबार में 3 दिन की मोहर जांच का प्रस्ताव करता हूं। हर सरकारी आदेश को दोहराया जाए, हस्ताक्षर और मुहरों की तुलना हो, और उसके पीछे की जांच हो। अकबर बोले, यह बहुत समय लेगा, पर समय से ही सच्चाई पकती है हुजूर। बीरबल ने मुस्कराकर कहा। 3 दिन के भीतर दरबार में 48 ऐसे दस्तावेज मिले जिन पर कारोबार परिषद की नकली मोहरें लगी थीं। बीरबल ने हर दस्तावेज के साथ शेख साहब के दस्तखत की तुलना की, और फिर जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इन सभी दस्तावेजों में 2 तरह की स्याही इस्तेमाल हुई है। आदेश की भाषा कोई और लिखता है, पर मोहर और दस्तखत बाद में लगाए गए हैं, एक ही कलम से। तो इसका अर्थ है, आदेश शेख साहब के इशारे पर लिखे गए और दस्तखत उन्होंने खुद किए। शेख अब भी शांत खड़े थे। क्या कहना चाहेंगे? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने ये सब दरबार की आय बढ़ाने के लिए किया था। कुछ व्यापारियों से शुल्क वसूलना गलत तो नहीं, जब वे नियम तोड़ते हैं। बीरबल मुस्कराया। और ये शुल्क आपके भतीजों की जेब में क्यों गया? 3 खुलती परतें और संकलित चालें। अब बीरबल ने उन दोनों भतीजों से गहन पूछताछ की। क्या शेख साहब हर आदेश खुद तैयार करते थे? नहीं, कुछ हम ड्राफ्ट करते थे, फिर उन्हें दिखाते थे। तो वे पढ़ते नहीं थे? पढ़ते थे, कई बार सुधारते भी थे, और फिर मोहर और दस्तखत लगाते थे। जी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अब आपके सामने कोई संदेह नहीं रह गया, जहांपना। यह सत्ता की छाया में खड़ा भ्रष्टाचार है, जो दुकान के अंडों से शुरू होकर दरबार की दीवारों तक आ पहुंचा है। 4 एक आखिरी दाव, बीरबल का वाणिज्यिक परीक्षण। पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रकरण को एक बार और परखना चाहता हूं। कैसे? मैं खुद एक व्यापारी बनकर दरबार के अधिकारियों से मिलूंगा। मैं खुद शेख साहब की परिषद से अपनी दुकान की अनुमति लेना चाहूंगा, तब देखेंगे क्या होता है। अकबर मुस्कराए। तुम्हारा नाटक फिर शुरू? नाटक नहीं, यथार्थ की परत खोलने का मंचन। बीरबल ने नाम बदल लिया, बिरजू हलवाई, और एक नई दुकान खोली, बिरजू की बालूशाही। 3 दिन में ही उनके पास एक पत्र आया, कारोबार परिषद से। आपकी दुकान नियमानुसार नहीं है। 500 रुपए कर जमा कराइए या दुकान हटाइए।
बीरबल दुकान में बैठा था जब वही दोनों भतीजे उगाही करने आए। क्या शेख साहब ने भेजा है? जी, परिषद का आदेश है। ठीक है, मैं उनकी मौखिक सहमति चाहता हूं। मेरे पास मिठाइयां हैं। उन्हें विशेष बालूशाही खिलाना चाहता हूं। हम बात कर लेंगे, युवक बोले और चल दिए। अगले दिन शेख साहब खुद बिरजू की दुकान पर पहुंचे। बीरबल तैयार बैठा था तो शेख साहब बीरबल ने नकली दाढ़ी हटाकर कहा, अब आपको बालूशाही नहीं, सच्चाई खानी होगी। 5 अंतिम खुलासा और न्याय का कड़वा घूंट। दरबार फिर सजा और शेख साहब को सबूतों के साथ लाया गया। अकबर ने उन्हें देखा। तुम जैसे वरिष्ठ दरबारी ने अगर लालच की राह पकड़ी है तो इसका असर सैकड़ों पर पड़ेगा। तुम्हारा अपराध तुम्हारे कार्यकाल की साख को धूल में मिला रहा है। शेख साहब गिड़गिड़ाए, जहांपना, मेरी एक भूल थी, मैं लालच में। बीरबल ने कहा, नहीं, ये भूल नहीं थी। यह जानबूझकर बोई गई फसल थी जिसमें छाया में हर पौधा विषैला हो गया था। अकबर ने आदेश दिया, शेख साहब को पद से बर्खास्त किया जाए और उनके दोनों भतीजों को नगर से निर्वासित। कारोबार परिषद को पूर्णतः रद्द कर दिया गया और अब हर आदेश को 2 सलाहकारों की अनुमति से जारी करने का नया नियम बना। 6 दरबार में फिर उजाला। हफ्तों तक बीरबल की इस जांच की चर्चा आग की तरह फैली। व्यापारी, कारीगर और नगर के छोटे दुकानदार सब शुक्रगुजार थे। एक दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम सबने बहुत देर कर दी? बीरबल बोले, जहांपनाह, देर तब होती जब भरोसा टूटने के बाद उसे जोड़ा न जा सके। लेकिन हमने टूटे भरोसे की जगह एक नया विश्वास बोया है, जहां आदेश छाया में नहीं, रोशनी में लिखे जाएंगे। अकबर हंसे। कभी कभी तुम्हारी बातें बहुत मीठी होती हैं, बीरबल, बालूशाही जैसी। पर हुजूर, बीरबल ने मुस्कराकर कहा, भरोसे की मिठास तब तक टिकती है जब तक उसके नीचे ईमानदारी का घी रहता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। समाप्त। अगली कहानी। कहानी शीर्षक, बीरबल और चमड़े की छतरी का घोटाला। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए तो उनके चेहरे पर गंभीरता की छाया थी। दरबार के तमाम वजीर और दरबारी उनकी यह मुद्रा देखकर चुपचाप अपनी जगह बैठे रहे। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि पूछ सके कि बादशाह सलामत इतने चिंतित क्यों हैं। मगर बीरबल ने अपनी परंपरागत मुस्कुराहट के साथ कहा, हुजूर, क्या आज सूरज कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा है या आपके माथे की शिकन किसी और तूफान की ओर इशारा कर रही है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मेरे शाही अस्तबल के घोड़ों के लिए जो चमड़े की छतरियां मंगवाई गई थीं, उनकी कीमत इतनी ज्यादा आई है कि एक घोड़ा उन छतरियों की कीमत में ही दोबारा खरीदा जा सकता है। यह सुनते ही बीरबल की आंखों में हल्की सी चिंगारी जली और वह बोला, हुजूर, या तो छतरियां सोने की हैं या फिर घोड़े अब शाही दस्तावेजों की तरह छिपा छिपा कर रखे जा रहे हैं। इस पर दरबार में कुछ हल्की फुल्की हंसी गूंजी, लेकिन अकबर अब भी गंभीर थे। बीरबल ने आदेश लिया कि वह इस मामले की जांच करे। उसे 1 सप्ताह का समय मिला। पहले ही दिन उसने उन छतरियों को देखा जो अस्तबल में पड़ी थीं। देखने में सब ठीक थीं, लंबी, चमड़े की, रंगीन किनारों वाली और उन पर शाही मुहर की कढ़ाई। पर बीरबल की आंखें सीधी सिलाई पर नहीं, उलझी हुई गांठों पर थीं। हर छतरी के हैंडल के नीचे एक हल्का सा गोल निशान था जो आम आंखों को नजर नहीं आता, लेकिन बीरबल की नजरों से कोई चीज बचती नहीं थी। वह अगले दिन उन दस्तकारों से मिलने गया जिन्होंने ये छतरियां बनाई थीं। जब उसने वहां पहुंचकर पूछा, ये छतरियां कितने में बनती हैं, तो दस्तकार ने जवाब दिया,
हुजूर 8 आने से ज्यादा की तो नहीं बनती। बीरबल ने चौंकने का अभिनय नहीं किया, क्योंकि वह यह पहले ही समझ चुका था। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास शाही आदेश किसने भेजा था? दस्तकार बोला, मालिक ने, जो हमें काम दिलाते हैं। उन्हें रकम महल से मिलती है। अब बीरबल सीधे उस व्यापारी के पास गया जो शाही माल सप्लाई करता था। उसने उसे बुलाकर सामान्य बातों में उलझाया और बीच में पूछा, तुम्हारा चमड़ा कौन देता है? इतना मुलायम, इतना टिकाऊ? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, हुजूर, हम तो सिर्फ बीच के आदमी हैं। असल में चमड़ा दरबार के ही गोदाम से मिलता है। हम तो बस उसे सिलवा देते हैं। बीरबल को यकीन हो गया कि मामला सिर्फ दाम बढ़ाने का नहीं, बल्कि चमड़े की चोरी और नकली बिलों का है। उसे इस बात की भी भनक लग गई थी कि इस पूरे घोटाले में दरबार के एक अनुभवी अधिकारी की मिलीभगत है, मीर उमराव खां, जो वर्षों से अस्तबल और शाही सामान की देखरेख करता था। एक शाम बीरबल मीर उमराव खां के घर अचानक पहुंचा, एक सेवक बनकर। उसने झूठ बोला कि वह नया दस्तकार है और शाही सामान के ऑर्डर लेने आया है। मीर उमराव ने कुछ संदेह नहीं किया, उल्टे गर्व से बताया, हम यहाँ 2 पैसे बचाते हैं, 2 वहाँ, और पूरे महीने में एक शाही हाथी पालने लायक रकम बना लेते हैं। बीरबल ने अंदर से यह सारी बात सुन ली और चलते चलते कुछ नकली दस्तावेज भी उठा लाया जो वहां खुले में पड़े थे। अगले दिन वह दस्तावेज लेकर सीधा बादशाह के पास गया। अकबर ने कागज पढ़ते ही दांत पीस लिए। इस मीर उमराव ने इतने वर्षों में क्या क्या किया होगा, इसका हिसाब कैसे निकलेगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, हिसाब तो अब खुलेगा, लेकिन एक बात और है। चमड़े की छतरियां सिर्फ एक परत हैं इस घोटाले की। इनके नीचे और भी भ्रष्ट रेशे हैं। दस्तकारों को पूरे पैसे नहीं मिलते, माल बिना जांच के भेजा जाता है, और शाही गोदाम का आधा सामान तो दरबार के बाहर बिक रहा है। अकबर गुस्से में उठ खड़े हुए, इसका मतलब हमारी शाही मुहर अब बाजार में बिक रही है। बीरबल ने हौले से सिर हिलाया। कब से चल रहा है ये सब? कम से कम 3 वर्षों से। और तुम्हें कैसे पता चला? हुजूर, चमड़ा झूठ नहीं बोलता। उसकी महक और उसकी उम्र दोनों गवाह होती हैं। जब शाही घोड़े की छतरी में घिसे हुए चमड़े की बू आई, तब समझ गया कि बात कुछ और है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि मीर उमराव को गिरफ्तार किया जाए और उसके पूरे कागजात की जांच हो। इसी बीच बीरबल ने एक और योजना शुरू की, एक छलावा आदेश। दरबार से नकली आदेश बनवाकर उन्होंने मीर उमराव के सबसे भरोसेमंद कारिंदे को बुलाया और उससे कहा कि महाराज ने नया चमड़ा मंगवाने का आदेश दिया है, लेकिन उसे राजी राजी से रद्दी चमड़े में बदलना होगा, जैसा पहले होता आया है। कारिंदा फंस गया। उसने 2 दिन में वही नकली चमड़ा गोदाम भेज दिया। अकबर ने स्वयं जाकर देखा, और जब उन्हें पुराना सड़ा हुआ चमड़ा मिला तो वे कांप उठे, यह तो घोड़ों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ है। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह मामला अब महज गबन का नहीं, यह दरबार के भरोसे का अपहरण है। जनता समझती है कि शाही चीजें सर्वोत्तम होती हैं, लेकिन अब वो बाजार में भी उन्हें सड़ी हालत में देख रही है। मीर उमराव को दरबार में लाया गया। वह अब भी गरिमा बनाए हुए था। क्या तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया? हुजूर, मैंने हर आदेश को वैसा ही लागू किया जैसा मुझसे कहा गया। और शाही मोहर किसने दी थी तुम्हें? आप ही की ओर से नियुक्त मुहर अधिकारी ने। बीरबल मुस्कराया, लेकिन मुहर अधिकारी तो 3 महीने पहले ही पद छोड़ चुके थे। मीर उमराव अब चुप हो गया। क्या अब भी कुछ कहना है? मैं सिर्फ व्यवस्था चला रहा था। सबके हिस्से आते थे। मैं अकेला नहीं था। कौन कौन थे शामिल?
कुछ नाम देने होंगे तो दो, मगर मेरी जान। अकबर बोले, दरबार न्याय करता है, बदला नहीं। मीर उमराव ने 4 और नाम दिए, जिनमें से 2 दरबार के नियमित वजीर थे। उनमें से एक वही था जिसने छतरियों की खरीद की सिफारिश की थी। अकबर ने फिर कहा, तो हमारा दरबार अब भीतर से दीमक खा रहा है। बीरबल ने कहा, दीमक की दवा तभी काम करती है जब पहले छत खोल दी जाए। और दरबार की वह छत अब खुल रही थी, सच्चाई की तेज धूप के लिए। बीरबल और दरबार की दीमकदार दीवारें। दरबार में जैसे ही मीर उमराव और 4 अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए, अकबर के चेहरे का रंग बदल गया। यह पहली बार था कि स्वयं शाही दरबार में बैठे 4 वजीर भ्रष्टाचार की छाया में आए थे। जहां दरबार को आम आदमी सत्य का मंदिर मानता था, वहीं अब वही दीवारें साजिश की गंध से भरती जा रही थीं। बीरबल उस दिन चुपचाप था। कोई व्यंग्य नहीं, कोई हंसी नहीं, बस आंखों में एक गहरी ठंडी सी चिंता। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, अब क्या किया जाए? अगर मैं इन सबको एक साथ दंडित कर दूं तो दरबार की साख पर आघात होगा, और अगर नहीं किया तो यह दीमक बढ़ती ही जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, फिर कहा, हुजूर, दीमक को पकड़ना नहीं, उजागर करना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि एक आखिरी बार इन सबको मौका दिया जाए, ताकि दरबार के हर कोने में छुपी सच्चाई खुद चलकर सामने आए। कैसे? मैं एक योजना बनाना चाहता हूं, सत्य दरबार। एक ऐसा मंच जहां हर दरबारी को आम जनता के सामने सफाई देनी होगी। सवाल उनके पिछले 5 निर्णयों पर होंगे, और जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी होगी, दस्तावेजों और गवाहों के साथ। अकबर सोच में पड़ गए। कुछ दरबारी असहज हो उठे। बीरबल ने देखा तो बोला, हुजूर, जो दूध साफ है वह आग से नहीं डरता। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया, और अगले दिन सत्य दरबार की उद्घोषणा कर दी गई। सत्य दरबार की पहली सुबह। रातों-रात शहर में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। आम नागरिकों से लेकर व्यापारी, दस्तकार और छोटे दरबारी, सभी को पहली बार लग रहा था कि बादशाह सच में किसी गहरे तूफान से लड़ रहे हैं। और इस तूफान की आंख बीरबल था। पहले दिन बीरबल ने मीर उमराव को सामने बुलवाया। भीड़ में बैठे सैकड़ों नागरिकों के बीच बीरबल ने पूछा, शाही गोदाम से जो चमड़ा भेजा गया, उसका बिल 7,000 का था, जबकि दस्तकार का मूल्य मात्र 800 था। क्या आपके पास अंतर समझाने की कोई वजह है? मीर उमराव ने जवाब दिया, हमने चमड़े की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेष तेल और लेप उपयोग किए थे। बीरबल ने तुरंत 2 गोदाम कर्मियों को बुलवाया। दोनों ने शपथ लेकर कहा, हुजूर, कोई तेल या लेप इस्तेमाल नहीं किया गया था। वही पुराना सड़ा चमड़ा इस्तेमाल हुआ। बीरबल मुस्कराया। अब बोलिए उमराव साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? मीर उमराव चुप रहा। अगला नंबर था वजीर नफीस खां का। इन पर आरोप था कि शाही आटे की आपूर्ति में घोटाला हुआ है। आटा दरबार तक पहुंचता ही नहीं था, और रसोई में मिलावटी सामग्री इस्तेमाल होती थी। बीरबल ने पूछा, वजीर साहब, क्या आप जानते हैं कि पिछले महीने महल के 300 सेवकों ने पेट खराब होने की शिकायत की? नफीस खां ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये तो गर्मी का असर था। बीरबल ने 2 घुड़सवार भेजे और तुरंत शहर के बाहर गोदाम से वह बोरियां मंगवाईं जो शाही आटा के नाम पर जमा थीं। उन बोरियों में कीड़े रेंग रहे थे। बीरबल ने भीड़ की ओर देखा और कहा, जिस भोजन से बादशाह का कुत्ता भी मुंह फेर ले, उससे सेवकों को खिलाना कौन सी शराफत है? भीड़ हंसी, मगर उस हंसी में गुस्से की चिंगारी थी। साजिश की जड़ें और बीरबल की चाल। जैसे जैसे सत्य दरबार चलता गया, वैसे वैसे यह साफ हो गया कि चारों दरबारी केवल मोहरे थे।
असली खिलाड़ी कोई और था, जो पूरे षड्यंत्र को चालाकी से चला रहा था। हर खरीद, हर आदेश, हर गोदाम से लेकर दस्तकार तक, सब में एक अदृश्य डोर बंधी थी। बीरबल ने अब अपना ध्यान उस डोर की तलाश में लगा दिया। और तब एक रात उसे एक राज खुला, एक नाम जो बार बार दस्तावेजों में आता था पर कभी दरबार में नहीं देखा गया। नाम था याकूब चांद। याकूब दरबार का गैर सरकारी सलाहकार था, जिसे दरबारी गुप्त रूप से निर्णयों की भूमिका बनाने के लिए रखते थे। उसका काम था योजनाएं बनाना, दस्तावेज तैयार करना और हर गलत योजना को ऐसा जामा पहनाना कि वह बादशाह की नजरों में सच्ची लगे। बीरबल ने उसी रात याकूब का पीछा किया। अंधेरे में उजाला। याकूब शहर के बाहरी मोहल्ले में एक पुरानी हवेली में जा रहा था। उसके साथ दो दरबारी थे, नफीस खां और अमानुल्लाह। बीरबल ने भेष बदला और एक घिसे हुए लेखक के रूप में वहां पहुंचा। हवेली में घुसते ही वह अंदर के कमरे में छुप गया। और जो उसने सुना वह इतना विस्फोटक था कि पूरे दरबार की जड़ें हिल जाएं। याकूब कह रहा था, हमने अगर बीरबल को नहीं रोका तो वह सब खत्म कर देगा। अगले आदेश में उसे व्यापारियों के विरोध में खड़ा कर दो, कहो कि बीरबल कर बढ़ा रहा है। जनता की नजरों में गिराने की बस यही तरकीब बची है। बीरबल चुपचाप वहां से निकला। अब वह जान चुका था कि दीमक सिर्फ दीवारों में नहीं, दरबार के नीचे की जमीन में भी फैल चुकी है। अंतिम सभा और बीरबल का न्याय। अगली सुबह बीरबल ने बादशाह से अनुमति ली, हुजूर, मुझे पूरी सभा बुलानी है, जिसमें दरबारियों के साथ साथ याकूब चांद को भी बुलाया जाए। याकूब? अकबर चौंके। जी वही, जो दरबार के बाहर बैठकर दरबार चला रहा है। सभा बुलाई गई। बीरबल ने शुरुआत की। आज का दिन आखिरी है सत्य दरबार का, पर आज वह पर्दा उठेगा जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने सारे दस्तावेज, गवाही और याकूब की योजना का खुलासा किया। अकबर ने याकूब से पूछा, क्या तुमने यह सब किया? याकूब मुस्कराया। जहांपनाह, जो दरबार अपने भीतर के गंध को पहचान न सके उसे बाहर वाला ही दिखाता है। बीरबल ने कहा, पर तुमने दिखाया नहीं, छुपाया और अपनी मुट्ठी में दरबार को कस लिया। अकबर ने मीर उमराव, नफीस खां और दो अन्य को पद से हटा दिया। याकूब को शहर से निष्कासित कर दिया गया और एक नया आदेश निकला। अब से हर शाही आदेश दो स्वतंत्र सलाहकारों की समीक्षा से गुजरेगा और उनकी सालाना जांच की जाएगी, जनता की खुली सभा में। दरबार फिर उजले रंग में। सप्ताहों बाद दरबार पहले जैसी शांति और गरिमा से चलने लगा, पर इस बार दीवारों के पीछे से कोई साजिश नहीं फूटी। बीरबल अकबर के साथ बैठे हुए चुपचाप कुछ कागज पढ़ रहा था। अकबर बोले, बीरबल, क्या कभी लगता है कि ये दीमक फिर लौट आएंगी? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, दीमक लौटेंगी जरूर, पर अब हमारे पास सूरज है, जनता की नजर, शाही जांच और खुली चौपाल। जब तक उजाला है अंधेरा डरेगा। अकबर हंसे। और वो उजाला हो तुम। बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, मैं तो बस एक दीपक हूं, हुजूर, जब तेल खत्म होगा कोई और उजाला ले आएगा। दरबार में फिर ठहाका गूंजा और दीवारें मुस्कराईं, शायद वर्षों बाद। समाप्त।